कितनी बार बोला है ना इस गरीब से दूर रहने के लिए। बहुत बिगड़ गई है तू, घर चल। ममता शिखा को जबरदस्ती घर ले आती है और रात को जब शिखा के पिता आते हैं तो वो उसे विदेश भेजने की बात करती है। अगर ये उस सपना के साथ रही ना तो उसी की तरह हो जाएगी, इसे विदेश भेज दीजिए, वहीं पर ये पढ़ाई करेगी। माँ सपना बहुत अच्छी है और मुझे नहीं जाना विदेश, वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा। बेटा इसलिए तो हम तुम्हें विदेश भेज रहे हैं ताकि तुम विदेश में नए दोस्त बना सको, और पढ़ाई करने के लिए ही तो जा रही हो, फिर तुम्हें यहीं तो आना है। ममता शिखा और सपना को दूर करने के लिए अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज देती है। पर विदेश जाने से पहले शिखा सपना का नंबर ले लेती है और विदेश जाकर भी छुट्टी वाले दिन सपना को फोन करती है। मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी, तू कब आएगी, मुझे तेरी बहुत याद आती है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, तेरी इतनी अच्छी दोस्त मेरी यहाँ पर अब तक कोई नहीं बन पाई, पर तू चिंता मत कर, पढ़ाई खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। दूर होने के बाद भी दोनों दोस्त एक दूसरे के काफी करीब थी। समय गुजरता है और दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, और एक दिन जब सपना शिखा से फोन पर बात करती है तो अगले महीने मेरी शादी है, अब तो आजा। क्या अब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई? शादी के बाद हम दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। अगले महीने से तो मेरे एग्जाम भी हैं, पर तू फिक्र मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगी तेरी शादी में आने की। शिखा सपना की शादी में आने की पूरी कोशिश करती है, पर जब इस बारे में ममता को पता चलता है तो वो अपनी बेटी को गांव आने से साफ मना कर देती है। वो तो शादी करके अपना घर बसा लेगी, उसका पति तो सरकारी नौकरी वाला है, शादी के बाद उस गरीब को क्या ही दिक्कत होगी। पर अगर तूने अपना एग्जाम नहीं दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू अपना एग्जाम देकर ही आना, कोई जरूरत नहीं है उसकी शादी में आने की। और अगर तू उसकी शादी में आ गई तो तेरा एग्जाम रह गया तो भूल जाना अपने माँ बाप को भी। ममता की बातें सुन शिखा गांव नहीं आती और विदेश में ही अपने एग्जाम की तैयारी करती है। तो वहीं बहुत जल्द सपना की शादी हो जाती है और सपना अपने ससुराल जाते ही कुछ ही हफ्तों में अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सपना घर में सबसे पहले उठकर घर का सारा काम खत्म कर लेती है और नहा धोकर पूजा कर लेती है और आंगन में तुलसी को पानी देती है। और ये सब कुछ उसकी पड़ोसन सुमित्रा अपने घर की दूसरी मंजिल से देखती है। देख रही हैं जी शोभा की बहू को, कितनी संस्कारी है। मैं अपने बेटे के लिए ऐसे ही लड़की देखूंगी। अरे भगवान, हमारे बेटे की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो यहीं आएगा और हमारा कारोबार संभालेगा, फिर तुम अपनी पसंद की लड़की से करा देना उसकी शादी। सपना को देख सुमित्रा अपनी बहू के सपने देखने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुमित्रा किसी काम से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि सपना अपनी सास के सिर में घर के बाहर बैठकर तेल लगा रही है। माँ जी, अब कुछ ही देर में आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहू रवि बिल्कुल सही कहता है, तेरे हाथों में जादू है। देखा माँ, मैंने कहा था ना सपना के हाथों में जादू है। इसी तरह रोज सपना मेरे पैर दबाकर ही सोती है और यही वजह है कि मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ। शोभा बहन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए इतनी अच्छी बहू पाकर। मैंने भी सोचा है मैं अपने बेटे के लिए ऐसी संस्कारी लड़की देखूंगी जो सपना बहू की तरह पूरा घर संभालेगी, पूजा करेगी, मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाएगी। सुमित्रा अपनी खुशी शोभा और उसकी बहू को बताकर वहां से चली जाती है और सब्जी लेकर सीढ़ी चढ़ती हुई अपने कमरे में जाती है और अपने बेटे को फोन करती है। बेटा, तेरे एग्जाम तो खत्म हो चुके होंगे, अब जल्दी से गांव आ जा। हमारी पड़ोसन है ना शोभा, उसने अपने बेटे की शादी करवाई है। लड़की बहुत संस्कारी। मैंने तो सोच लिया तेरी शादी ऐसी ही किसी लड़की से करवाऊंगी, इसलिए तुझे वहाँ विदेश में शादी करने की जरूरत नहीं है। पता चला विदेश में रहकर किसी विदेशी से शादी कर ली। नहीं माँ, मैं यहाँ किसी से शादी नहीं करूंगा, जिससे तुम कहोगी उससे ही शादी करूंगा। अच्छा माँ, अभी मैं फोन रखता हूँ, कुछ काम है। सुमित्रा न सिर्फ अपनी बहू के सपने सजाती है बल्कि अपने बेटे को भी शादी करने से मना कर देती है। तो वहीं सपना को जब भी समय मिलता तो अपनी दोस्त शिखा को फोन करती है। मेरी शादी को 2 महीने हो गए, अब तो तेरे एग्जाम खत्म हो गए होंगे। मेरी माँ, अब तो आजा, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, तू मुझसे मिलने आजा, अब तेरी बहुत याद आती है। चिंता मत कर, अब मैं तेरे ससुराल अपने पति के साथ आऊंगी। मैंने तो यहाँ एक इंडियन लड़का भी पसंद कर लिया और बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल आंटी तो इस रिश्ते के लिए तैयार है ना? भला उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है, लड़का इंडियन है और इनका खुद का कारोबार है। सपना और शिखा काफी देर तक बातें करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है और विनोद ऑफिस जाने से पहले शोभा के घर आता है। शोभा बहन, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं और सुमित्रा किसी नौकरानी को रखती नहीं है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा मेरी बीवी का ख्याल रखना। हाँ भैया, आप जाओ, मैं हूं ना सुमित्रा बहन का ख्याल रखने के लिए। सपना,
आज तुम अंकल आंटी का भी खाना बना लो। आंटी की तबीयत खराब है, मैं तो कहता हूँ कि उन्हें जाकर अपने हाथों से खिला भी देना। रवि के कहने पर सपना खाना बनाती है और दोपहर को अपनी सास के साथ सुमित्रा के घर में जाती है और उसे खाना देती है। सच में शोभा बहन, कहाँ से मिल गई तुम्हें इतनी अच्छी बहू। भगवान करे मेरी बहू भी तुम्हारी बहू की तरह संस्कारी हो, जो अपने घर के साथ दूसरों का भी ख्याल रखना जानती हो। सुमित्रा सपना की तारीफ करते हुए नहीं थकती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सूरज शिखा से शादी करके घर आता है, जहां अपनी मॉडर्न बहू के कपड़े देखकर ही सुमित्रा अपने बहू बेटों पर नाराज होने लगती है। मैंने तुझे मना किया था ना विदेश में शादी करने से, ऐसी बहू लेकर आया तू मेरे लिए। माँ, शिखा भी हमारी तरह इंडियन ही है और मैं जानता था तुम शिखा को नहीं अपनाओगी, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी बिना तुम्हें बताई। सुमित्रा शांत हो जाओ, अब जैसी भी है ये हमारी बहू है, अपनाना तो पड़ेगा ही। बहू का गृह प्रवेश करवाओ। न चाहते हुए भी सुमित्रा विनोद के कहने पर शिखा का गृह प्रवेश करवाती है और अपनी बहू के ऐसे कपड़े देखकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। आपकी वजह से उस मॉडर्न लड़की को मैंने अपनाया है, वरना ऐसे खुले विचारों वाली लड़की को तो मैं अपने घर के आसपास भी ना भटकने दूं। सुमित्रा, ये हमारे घर की बात है। अगर हमारे घर की चार दीवारी में रहे तो अच्छा है। तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? अब शांत हो जाओ। सुमित्रा मुंह बनाकर रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि शिखा अपने और अपने पति के लिए सलाद काट रही है। ये देख सुमित्रा उसे सुनाते हुए कहती है, तुम रसोई में सलाद काट रही हो? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? वो विदेश में मैं और सूरज एक ही हॉस्टल में थे, तो वहां हमें खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और हाँ, खाना बनाने के लिए खुद इतनी मेहनत क्यों करना, हम नौकरानी रख लेंगे। इतना बोलकर शिखा अपने कमरे में चली जाती है। सुमित्रा को शिखा का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मुंह बनाकर खाना बनाती है। तो वहीं जब शिखा अपने कमरे में जाती है तो उसकी नजर खिड़की के बाहर अपनी दोस्त पर पड़ती है, जो अपनी सास के साथ सब्जी लेकर अपने घर जा रही होती है। अपनी दोस्त को देखते ही शिखा कमरे में ही सलाद रख जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे अपनी दोस्त के घर जाती है और पीछे से उसे गले लगा लेती है। सरप्राइज! शिखा, तू यहाँ अचानक? तू तो कह रही थी अपने पति के साथ आएगी। हाँ हाँ, पति के साथ ही आई हूँ और मैं तेरी पड़ोसन हूँ। वो जो सामने वाला घर है ना, वो मेरा ही ससुराल है। तुम सुमित्रा बहन की बहू हो? बेचारी सुमित्रा बहन के तो सारे सपने ही टूट गए होंगे। तुम्हारे कपड़े और हरकतें देख साफ पता चल रहा है कि तुम कितने खुले विचारों की हो। माँ जी, शिखा विदेश में रही है बचपन से, इसीलिए वो खुले विचारों की है। और आप तो जानती हैं यहाँ और विदेश के तौर तरीके कितने अलग हैं। पर धीरे धीरे मेरी दोस्त सब सीख जाएगी, है ना शिखा? तुम सब सीख जाओगी ना? शोभा के सामने शिखा सपना के हाँ में हाँ मिला देती है और अपने घर जाती है। रात में अपनी बहू को अकेले बाहर से अंदर आता देख सुमित्रा का खून खौल जाता है और वो कुछ नहीं बोलती। और अगली सुबह घर में शिखा सबसे लेट उठती है और मैक्सी में ही सबके सामने आकर अपने पति को गले लगाकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। राम राम, कैसी लड़की है बेशर्म। तेरे घर वालों ने सिखाया नहीं क्या कि ससुर के सामने ऐसे कपड़े में नहीं आते? और तुझे शर्म लिहाज है या नहीं, जो सबके सामने अपने पति को ऐसे गले लगा रही है? माँ जी, विदेश में ये सब कुछ नॉर्मल है और वैसे भी मैं खुले विचारों की हूँ। अब जब आपकी बहू बेटे खुले विचारों के हैं तो आपको भी खुले विचारों का होना चाहिए। शिखा बिल्कुल सही कह रही है माँ। अब आप खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। क्या आज भी 70 के दशक की जिंदगी जी रही हो आप? सूरज हर बात में शिखा का साथ देता है, इस वजह से सुमित्रा कुछ नहीं बोल पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिखा मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है। और जब मोहल्ले वाले सुमित्रा की बहू के कपड़े और उसकी हरकतें देखते हैं तो आपस में बातें बनाते हैं। और ये तो सुमित्रा की बहू है ना, कपड़े देखो, साड़ी सूट सर पर पल्लू रखना क्या होता है शायद ये जानती नहीं, और बिना पूछे कहीं भी किसी के भी घर चली जाती। कितनी बेशर्म है। अरे बहन, बेशर्म नहीं, कुछ ज्यादा ही खुले विचार रखे। आखिर विदेश में जो सूरज के साथ पढ़ती थी, अब लव मैरिज की है तो पति को तो इशारों पर नचाएगी ही ना। अपने पड़ोसनों की बातें सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने घर में जाती है और कमरे में बैठ जाती है। तो वहीं शिखा सपना से अकेले में बातें करती है। मैंने तेरी बात मान ली क्योंकि तेरी सास खड़ी थी, पर तुझे एक अच्छी चीज सिखा रही हूँ, पति को कंट्रोल में रखना। मैंने देखा है कैसे तू अपने पति के लिए सुबह सुबह खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती है, शाम को जब वो आता है तो उसके पैर दबाती है। बता रही थी मेरी सास, कह रही थी मैं तेरी तरह बनूं, पर मुझे तेरी तरह नहीं बनना, तू बन मेरी तरह। मैं तो सूरज को कंट्रोल में रखती हूँ। अगर पतियों को कंट्रोल में ना रखा जाए तो वो बिगड़ जाते हैं और फिर उनका बाहर अफेयर चलने लगता है। इसीलिए बोल रही हूँ, अभी से अपने पति को कंट्रोल में रखना शुरू कर दे। जिस आदमी को अफेयर चलाना होता है वो अपनी बीवी के कंट्रोल में रहकर भी चला लेता है।
रवि ऐसा नहीं है, वो तो छोटी मोटी सरकारी नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे ड्यूटी के लिए जाते हैं और शाम के 7 बजे घर आ जाते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, इसलिए मुझे उन्हें कंट्रोल में करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो तुझे भी यही कहूंगी, अब तो इंडिया आ गई है, यहाँ की बहू की तरह बनकर रहना सीख जा, ये तेरा विदेश नहीं है।